छात्रों ने नेशनल पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देते हुए स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी वही रास्ता दिया। परंतु जब 7 सालों में स्टूडेंट्स ने ये समझा कि सिर्फ डेवलपमेंट नाम के लिए है, ज़मीनी स्तर पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, तो उसको देखते हुए स्टूडेंट ने अब की बार परिवर्तन किया। पीएचडी की शुरुआत आज के टाइम पर अगर आप प्रोफेसर्स की नियुक्ति पर बात करेंगे, यदि आप पीएचडी नियुक्ति पर बात करेंगे, तो एक पर्टिकुलर विचारधारा आइडियोलॉजी के स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को नियुक्त किया जा रहा है। काम नहीं कर पा रहे और काम करना नहीं चाह रहे, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। काम कर सकते हैं पर करना नहीं चाह रहे। करना क्यों नहीं चाह रहे, उनकी अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट है। 5 महीने तो मैं इसी चीज़ में देख चुका हूँ, पर आज तक तो ना टेंडर निकला है ना टेंडर बना है, तो बड़ा ही विरोध है। उस विरोध के लिए हम लोग प्रोटेस्ट भी करी थी बीच में। प्रोटेस्ट के साथ साथ कल फिर मैं चीफ इंजीनियर के ऑफिस था, वहाँ भी हमने सेम बातें रखी। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कही जाने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में खास है, और जब यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी विधानसभा या लोकसभा से भी ज़्यादा लाइमलाइट में है। और आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रौनक खत्री से, जो 7 साल बाद एनएसयूआई के प्रेसिडेंट बने। रौनक, सबसे पहले सौगंध टीवी पर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सौगंध टीवी का और हमारे डूस ऑफिस आपके आने का स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया कि 2017 में एनएसयूआई का लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बना, और 7 साल बाद अब आप जो है एनएसयूआई के प्रेसिडेंट बने हैं। क्या कमी देखते हैं, ऐसी कौन सी कसर रह गई थी जो 7 साल तक एनएसयूआई प्रेसिडेंट पद से दूर रहा? जहाँ तक हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो जिस प्रकार से देश में माहौल हमेशा से इस चीज़ को दर्शाया गया है कि डेवलपमेंट का काम, विकास का काम देश के अंदर किया जाएगा। छात्रों ने नेशनल पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देते हुए स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी वही रास्ता दिया। परंतु जब 7 सालों में स्टूडेंट्स ने ये समझा कि सिर्फ डेवलपमेंट नाम के लिए है, ज़मीनी स्तर पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, तो उसको देखते हुए स्टूडेंट ने अब की बार परिवर्तन किया। क्योंकि पिछले 7 सालों में जितना भ्रष्ट काल 7 सालों में रहा, उतना भ्रष्ट काल आज तक डुस्सू के टेन्योर में नहीं रहा। 20-20 लाख की चाय तक कंज्यूम हुई है डुस्सू के टेन्योर में। कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है कि आपकी रोज़ाना की जो चाय पानी का ऑफिस एक्सपेंसेस में 20 लाख रुपए लगना, तो स्टूडेंट वेलफेयर की तो बात ही नहीं होती। उस बात को करने के लिए अब की बार स्टूडेंट्स ने बदलाव का सहारा लेकर एनएसयूआई को जीत दिलाई। जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे स्कैम्स हैं जिनके बारे में भी बात करते हुए कहीं ना कहीं सोर्सेज की ज़रूरत है, तो ऐसे कौन से बड़े स्कैम्स आप देखते हैं कि इस समय चल रहे हैं? जिस प्रकार से अभी पिछले हफ्ते मैंने पीएचडी स्कैम को लेकर उजागर किया। पीएचडी का स्कैम इतना बड़ा स्कैम इस देश में है क्योंकि वहाँ से टीचर्स नियुक्त होते हैं जो देश का भविष्य बनाएंगे, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, जो अच्छी शिक्षा देंगे। अगर शिक्षा में ही अभाव है, कमी है, तो अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे टीचर्स नहीं बन सकते। जब अच्छे टीचर्स नहीं बन सकते तो फिर आगे क्या देश की नींव मजबूत होगी। तो पीएचडी की शुरुआत आज के टाइम पर अगर आप प्रोफेसर्स की नियुक्ति पर बात करेंगे, यदि आप पीएचडी नियुक्ति पर बात करेंगे, तो एक पर्टिकुलर विचारधारा आइडियोलॉजी के स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को नियुक्त किया जा रहा है। आप मेरिट बेस्ड एडमिशन कीजिए, आप लिस्ट आउट कीजिए, आप मार्क्स की लिस्ट निकालिए, इंटरव्यू के मार्क्स की निकालिए, आप नेट के मार्क्स की निकालिए। पता चल रहा है जिस स्टूडेंट के नेट में मार्क्स 70% हैं, उसके इंटरव्यू में 2% मार्क्स हैं। ऐसा कैसे संभव है? जो स्टूडेंट्स टॉप स्कोरर रहा है एग्ज़ाम टाइम में, थ्योरी एग्ज़ाम्स में, वो इंटरव्यू में कैसे जाके फेल हो जाता है? क्योंकि वो 30% मार्क्स इनके हाथ में है। उन मार्क्स को ये लोग दर्शाते नहीं है, सीधा एडमिशन की लिस्ट निकाल देते। तो पारदर्शिता पर हमने सवाल उठाए थे, ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए थे। ठीक उसी प्रकार आप लोग अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर जाएंगे, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पर जाएंगे, तो हर डिपार्टमेंट की अपनी एक अलग स्टोरी है। हर डिपार्टमेंट के अंदर अपनी एक कमियां हैं। इनसे कमियों के बारे में बात की जाती है तो ये कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है। कितना बड़ा झूठ!
अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो इन ऑफिसों को बंद कर दीजिए। अगर आप 7 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए आपकी जॉब है और उस जॉब में आप सक्षम नहीं और स्टाफ का हवाला ले रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो आप घर बैठिए। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि आप इस समय डूसू प्रेसिडेंट है, जब से आप प्रेसिडेंट बने छात्र छात्राओं के बीच में कौन सी समस्याएं हैं जिन पर आपने अभी तक काम किया और आगे भी करेंगे? छात्र छात्राओं की समस्याएं की बात करें तो मूलभूत समस्याएं आज भी वैसी ही हैं, चाहे वो अच्छे वॉशरूम्स की हो, चाहे क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर की हो। उसके बाद एकेडमिक्स के अंदर प्रोफेसर्स कितनी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, एक दिन के अंदर कितने घंटे वो पढ़ा रहे हैं, कितने टीचिंग आ रहे हैं एक प्रोफेसर के, उस चीज़ पर भी जांच हो। क्या नई पब्लिकेशन, क्या नई रिसर्च एक प्रोफेसर ने दी है, क्योंकि उसको 3 घंटे का समय मिलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, नई पब्लिकेशन जारी करने के लिए। कौन सा प्रोफेसर आपको पब्लिकेशन की लिस्ट दिखाता है अपनी? आज तक तो मैंने कोई नहीं देखा कि कोई मीडिया बुलाकर या पब्लिसाइज करके जो स्टूडेंट के लिए एक पब्लिकेशन जारी की हो, किसी भी प्रोफेसर ने नहीं की। क्यों? उस चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है उन लोगों के पास। अगर टाइम है तो अच्छे अधिकारियों के पीछे आगे पीछे घूमने का उनके पास समय है। ये उन प्रोफेसर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, तो उन पर भी जांच की ज़रूरत है। आप प्रेसिडेंट है, कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा, कुछ तो देखा होगा जो यूनिवर्सिटी के तमाम अधिकारी इन समस्याओं पर काम नहीं कर पा रहे। काम नहीं कर पा रहे और काम करना नहीं चाह रहे, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। काम कर सकते हैं पर करना नहीं चाह रहे। करना क्यों नहीं चाह रहे? उनकी अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट है कि हमने पहली प्रायोरिटी देनी है उच्च अधिकारियों को, यानी वीसी रजिस्ट्रार को। फिर हमने नीचे के जो स्टाफ हैं जो कल को वीसी बन सकते हैं या रजिस्ट्रार बन सकते हैं या डीएसडब्ल्यू में जाकर नियुक्त हो सकते हैं, फिर उनको उन लोगों के आगे पीछे घूमने की, चापलूसी करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स तो इस कड़ी में लास्ट नंबर है, इसलिए डेवलपमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो रही। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं बाहर के स्टेट्स की और अदर नेशंस के भी स्टूडेंट्स आते हैं, स्टडी करते हैं। उन लोगों के लिए कैसी आपकी रूपरेखा रहती है? अगर स्टूडेंट बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर का है, डीयू से बाहर का है, दिल्ली से बाहर का है, और वो डीयू आकर कर पढ़ता है या अपनी स्पोर्ट्स कंटिन्यू करने की सोचता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ना तो उसको यहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि आप पोलो ग्राउंड जाके देखिए सिर्फ एक सिंथेटिक ट्रैक है, उसके अलावा आपको कोई भी स्पोर्ट्स के कोई भी इक्विपमेंट्स के साथ साथ कोई भी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्स की है ग्राउंड की, वो आपको नहीं मिलेगा। आप फुटबॉल ग्राउंड में जाके देखिए, वहाँ नेट तक नहीं है। हमने कितनी बार रिक्वेस्ट की है पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। साथ ही साथ इतनी वैकेंट जगह हैं जहाँ पर नए नए स्पोर्ट्स आ सकते हैं, डेवलप किए जा सकते हैं, वहाँ प्रैक्टिस हो सकती है, स्टूडेंट्स खेल सकते हैं, पर उसको करने की मानसिकता ही नहीं है। बीपी साहब से मुलाकात नहीं हो पाती है? बीपी वाइस प्रेसिडेंट है, बीसी है, वाइस चांसलर है। वाइस चांसलर साहब से मैं कम से कम 5 बार मिल चुका हूँ पोलो ग्राउंड के लिए। मेरे आगे उन्होंने 3 बार चीफ इंजीनियर साहब को फ़ोन करके कहा कि जो रौनक की समस्या है उनका समाधान करो, आप लोग इसको डेवलप करो। पर समाधान सिर्फ फ़ोन तक सीमित है। आगे चल के जब हम जाके मिलते हैं तो वही बातें करते हैं, टेंडर निकालेंगे, वो अलॉट होगा, उसके बाद काम शुरू होगा। 5 महीने तो मैं इसी चीज़ में देख चुका हूँ, पर आज तक तो ना टेंडर निकला है ना टेंडर बना है। तो बड़ा ही विरोध है। उस विरोध के लिए हम लोग प्रोटेस्ट भी करी थी बीच में। प्रोटेस्ट के साथ साथ कल फिर मैं चीफ इंजीनियर के ऑफिस था, वहाँ भी हमने सेम बातें रखी और फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी करेंगे काम को। तो देखते हैं जितना समय अब उन्होंने मांगा है कि वो अपनी बात पे खड़े होते हैं या नहीं होते। अभी हमने देखा जंतर मंतर पर एनएचए का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और वो यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि पूरे देश के शिक्षा मंत्रालय की तमाम योजनाओं के खिलाफ था। मैं चाहूँगा आप बताइए वो कौन सी योजना है जिनका खिलाफ एनएचए कर रही है? नेप की आप पॉलिसीज़ की बात कीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेक वैक के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे हैं। सेक के टीचर्स ना तो सब्जेक्ट्स को पढ़ाना चाहते, ना पढ़ाना जानते, ना स्टूडेंट्स उनको पढ़ना चाहते, क्योंकि अब वो एक स्टूडेंट 7 पेपर को एक सेमेस्टर में दे रहा है, पहले 5 पेपर देता था। तो 2 पेपर का बर्डन नेप के आने से हुआ है, और वो बर्डन नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। स्टूडेंट्स उस क्लास में बैठेगा भी, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक स्टूडेंट कर सकता था, जो कोचिंग ले सकता था या कहीं संस्थान में जाकर एक नॉन रेगुलर कोर्स कर सकता था, उस पर एक बाधा लगा दी गई है। स्टूडेंट्स
होलिस्टिक डेवलपमेंट के नाम पर स्टूडेंट को कॉलेज तक सीमित कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। उसके विरोध में वहाँ पर जो NSUI का धरना था वो था, UGC ड्राफ्ट के ऊपर जो धरना था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो सरकार की एजुकेशन संस्थानों की पढ़ाई को ख़त्म करने की जो जोरदार कोशिश है, उसके खिलाफ वो प्रदर्शन था। अच्छा रौनक, देखिए जिस कुर्सी पर अभी आप बैठे हो उसी कुर्सी पर कभी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता भी हुआ करती थी, क्योंकि दिल्ली में BJP 27 साल बाद जीती और प्रेसिडेंट रेखा गुप्ता को बनाया गया। वो भी डूसू के अध्यक्ष रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रेखा जी से। मैं अनुरोध करूंगा कि वो फिर से एक बार डुस्सू ऑफिस आएँ और आकर जो यहाँ मूलभूत समस्याएं बच्चों की हैं, अब तो वो दिल्ली की CM बन चुके, 1 लाख करोड़ का बजट भी उन्होंने संसद में अपने दिल्ली की जो हमारा विधानसभा है वहाँ पेश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन फंड में से ड्यू स्टूडेंट्स के लिए भी कोई फंड हो जो वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हो। क्योंकि जो आपके अपोजिशन है वो ये कह रहा है कि जी हम तो ABVP को हमेशा BJP से दूर रखते हैं, फिर आखिर NSUI कांग्रेस के साथ मिलकर क्यों रहती है? ABVP कहाँ BJP से दूर है? आप मेरे को साबित करके दिखाइए। गतिविधियों से हम दूर रखते हैं अपने आप को। राजनीतिक हर गतिविधि जो जहाँ पर BJP शासन नहीं है वहाँ पर हर प्रोटेस्ट में आपको ABVP खड़ी मिल जाएगी, चाहे वो ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, हर प्रोटेस्ट में वो आपको आगे खड़े मिलेंगे। चलिए आपसे एक रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर में मैं कुछ लीडर्स के नाम लूँगा, सबसे पहले जो आपको ख्याल आया आप वो बताएगा। राहुल गांधी, अच्छे पोलाइट आदमी। प्रियंका गांधी, सेंसिबल। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल एक झूठ की कहानी। नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया रौनक। तो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रौनक खत्री से बात की। ना सिर्फ हमने यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे तमाम स्कैम्स पर उनसे बात की, बल्कि देश के तमाम लीडर्स को लेकर भी हमने उनसे सवाल पूछे। और एक युवा नेता की अपने आप में सोच देखकर बनती है, क्योंकि वो जहाँ एक और छात्रों के हित के लिए बात करते तो वहीं दूसरी ओर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहे बड़े बड़े स्कैम्स का भी खुलासा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।